आज मैं आपको वाणिज्य बैंकों के प्रकार के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम ही है कि हम पिछले कुछ दिनों से कॉमर्शियल बैंकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि वाणिज्य बैंक के टाइप्स कितने हैं। सामान्यतः जो चार्ट आपको दिख रहा है उसमें हम वाणिज्य बैंकों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। दूसरा, निजी क्षेत्र के बैंक। तीसरा, विदेशी बैंक। और चौथा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक समूह और अन्य सार्वजनिक बैंक। दूसरा है अपना निजी क्षेत्र के बैंक। तीसरा है विदेशी बैंक, और विदेशी बैंकों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: पुराने विदेशी बैंक और नए विदेशी बैंक। और चौथा अपना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो अपना है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होते हैं। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मतलब उन बैंकों से होता है जिनकी आधे से ज़्यादा अंश पूंजी केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक के पास होती है। इनका स्वामित्व और नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है और इन बैंकों का प्रबंध भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यानी सार्वजनिक बैंक कौन से बैंक है? वो बैंक है जिनके आधे से ज़्यादा शेयर कैपिटल केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक के पास है। इनका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंध यानी ऑनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट सरकार के पास होता है, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। भारत में पहले निजी क्षेत्र के बैंक ही कार्यरत थे। धीरे धीरे बैंकिंग और साख व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा। यानी भारत में पहले सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के बैंक कार्य करते थे, लेकिन बैंक के फील्ड में ये महसूस किया जाने लगा कि बैंकिंग और साख व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी है। इसके लिए 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ ऑल इंडिया की स्थापना की गई। 1969 में देश के बड़े 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 और वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी 4 हमें मेनली याद रखने हैं। 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में इंपीरियल बैंक, 1969 में 14 बड़े वाणिज्य बैंक और 1980 में 6 और बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप देश के कुल बैंकिंग व्यवसाय का अप्रॉक्सीमेटली 93% भाग सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अधीन में आ गया था। लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक समूह और अन्य सार्वजनिक बैंकों में बांटा जा सकता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनको अपन 3 प्रकार से बांट सकते हैं: नेशनलाइज बैंक या स्टेट बैंक समूह या इनके अन्य सार्वजनिक बैंक। दूसरा आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंकों से तात्पर्य उन बैंकों से होता है जिनकी आधे से अधिक अंश पूंजी निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के हाथों में होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्या था कि आधे से अधिक अंश पूंजी सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार के पास या रिजर्व बैंक के पास होती थी, जबकि यहाँ अपन कह रहे हैं कि आधे से अधिक अंश पूंजी निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के हाथ में होती है। यह बैंक एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का सीमित नियंत्रण होता है। भारत में प्रारंभ में निजी क्षेत्र के बैंक ही कार्यरत थे और धीरे धीरे फिर बैंकिंग में साख व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा, उसकी आवश्यकता महसूस किए जाने लगी। और इसके लिए जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि धीरे धीरे कुछ काम किया गया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1948 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसको सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 6 और निजी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे इसका राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा।
लेकिन 1991 में जैसे ही उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा। यानी पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, फिर धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण किया गया और 1991 से लिबरलाइजेशन की प्रोसेस के बाद वापस से इस महसूस किया जाने लगा कि इनको निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। 1994 में रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्रों की बैंकों की स्थापना करने के लिए बैंक लाइसेंस नीति में परिवर्तन किया गया और इसे थोड़ा उदार बनाया गया। सर्वप्रथम एचडीएफसी को रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में बैंक एचडीएफसी बैंक खोलने की मंजूरी दी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में अनेक निजी क्षेत्र के बैंक कार्यरत है और रिजर्व बैंक जल्दी ही कुछ और इंडस्ट्रियल घरानों को निजी क्षेत्र में बैंक खोलने की स्वीकृति देने जा रहा है। निजी क्षेत्र को बैंकों की स्थापना से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उनकी कार्यकुशलता में सुधार होने लगा है। तीसरा है हमारा विदेशी बैंक, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पुराने विदेशी बैंक और नए विदेशी बैंक। विदेशी बैंक वे बैंक है जिनका पंजीयन विदेशों में वहाँ के नियमों के अंतर्गत होता है, परंतु उनका मुख्यालय भी विदेशों में ही होता है और ये बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत में कार्य करता है। इन पर भी रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण होता है। यानी विदेशी बैंक वो बैंक है जिनका रजिस्टर्ड या जिनका पंजीयन विदेशों में ही वहाँ के नियम के अंतर्गत ही होता है और उनका मेन जो ऑफिस है, मेन जो कार्यालय है वो भी विदेशों में ही होता है और ये बैंक भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। इन पर भी रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण होता है। चौथा है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण छात्राओं में या ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं की सीमाओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने श्री एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य प्रणाली के संबंध में सुझाव देने थे। इन सुझावों को ध्यान में रखकर 26 सितंबर 1975 को देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का अध्यादेश जारी किया गया और 2 अक्टूबर 1975 से इन बैंकों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इस अध्यादेश को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया। यानी सबसे पहले जो अध्यादेश जारी हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए वो हुआ 26 सितंबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 से इन बैंकों ने अपना कार्य शुरू कर दिया और जो नियम पारित हुआ वो हुआ अपना 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम। अब ये बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं और इनकी ब्रांचेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले कम थी और अब पूरे हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में ही काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में हमें बैंकिंग व्यवस्था देखने के लिए मिल चुकी है और सुदृढ़ बैंकों की स्थापना के उद्देश्य से भी बैंकों के विलीनीकरण की प्रक्रिया भी लगभग चल रही है और उसमें काफ़ी कुछ हमको या बैंकों के विकास में काफ़ी हमें योगदान देखने को मिलता है। आगे विकास हो रहा है और ये मैंने सिर्फ आज आपको बताया कि किस प्रकार से हम वाणिज्य बैंकों का टाइप्स में पढ़ते हैं, क्या क्या होती है, किस तरह की बैंक होती है। मेनली जो हमें ध्यान रखनी वो होती है कि 4 तरह की बैंक है। सार्वजनिक बैंक जिनकी शेयर कैपिटल 50% से ज़्यादा केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक के पास होती है। निजी क्षेत्र जिनकी 50% से ज़्यादा कैपिटल निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में होती है। विदेशी बैंक जो कि विदेश में ही होते हैं, विदेशी नियम के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड होते हैं, उनका कार्यालय भी विदेश में होता है लेकिन वो भारत में अपनी ब्रांचेस के माध्यम से कार्य करते हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो ग्रामीण एरिया में बैंक खोले जाते हैं उनको हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। कल से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अपना इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट है कि भारत में वाणिज्य बैंकों का विकास या रिसेंट ट्रेंड्स या नए जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है और ये इस पे अपन डिस्कस करेंगे कल से। आज के लिए बस इतना ही।